चलिए भाई। सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। प्रॉपर है वॉइस, कंफर्म करेंगे। शिल्पा शेट्टी कहाँ दिख रही है भाई तुम लोगों को? हैं? सबको शिल्पा शेट्टी समझते हो क्या? रवीना टंडन को ट्विंकल खन्ना क्यों? आज बैंक लूटेंगे। हाँ हाँ, सुष्मिता सेन है, बिल्कुल सही जवाब। 7 करोड़। चलो भाई तो शुरू करें। रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। नहीं नहीं, गोविंदा कहाँ है? गोविंदा, अच्छा गोविंदा वाले क्या? अच्छा अच्छा बेटा, सारी आंखें देख के रखे हो हैं गोविंदा वाली आंखें। गोविंदा आजकल अवतार में काम कर रहे हैं। ये कहाँ आंखें आंखें में तुमको लगाया पड़े उनको है? चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है, जान ही गए, ये आँखें, ये ह्यूमन आई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई एंड विजन इस चैप्टर का नाम है, जिसमें कि आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बायो का टॉपिक है, फिज़िक्स में क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं, फिज़िक्स का ही टॉपिक है एक्चुअल में। यहाँ पे हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं अदर दैन द ह्यूमन आई, लाइक आपका स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ये सारी रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें भी इस लेक्चर में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी इस आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वॉइस लो है? लो है तो बेटा अपना वॉल्यूम पावर जो बटन होता है उसको बढ़ा के हाई कर लो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गेन हाई करते ना तो फिर आवाज़ वो भरभराने टाइप लगती है, अजीब से भर 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 टाइप, ज़्यादा तेज़ बोलने पर। सर एसएससी को गरियाइए, क्या बताएं, थोड़ा तो मन कर तो रहा है, लेकिन अब सुबह सुबह कौन मुंह ख़राब करे। कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। खैर शुरू करते हैं ह्यूमन आई एंड विजन को। और सबसे पहले ओरिजिनल जो स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं, बैच में हैं, आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, आपको पता होगा। ठीक है, खोलिए उस पीडीएफ को और वहाँ पर आपको पूरा हिंदी में मिल जाएगा, जो भी पूरा स्ट्रक्चर है, डायग्राम में सारी चीज़ें। ऑल राइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारी ह्यूमन आई है। अभी ह्यूमन आई में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, अब या तो पहले ऐसा मैं करता हूँ, रुक जाओ अपनी, अब तुम लोग को तो पता ही है यार कि अब क्या ही तुम लोगों से छुपा है कि पिकासो और ये सब जो हैं आइडल रहे हैं मेरे। तो ड्राइंग का मुझे काफ़ी शौक़ है बचपन से ही, तो क्यों ना अपनी ड्राइंग में ही बनाए इसको। ठीक है, और खुदा ना खास्ता अगर किसी ने देख लिया तो इसके $1,000,000 प्राइज़ भी लग जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी ह्यूमन आई है, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें आउटर, क्या है, सबसे आउटर कवरिंग एक तो हमें पहले जो देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लगी हुई है एक मसल्स, मुझे अलग अलग, क्योंकि अपने पास कलर्स की कमी नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, आपकी मसल्स मान लो। ठीक है, दीज आर योर मसल्स। ध्यान से देखते हैं ना, जो ड्राइंग सीखनी हो तो सीख लेना यहाँ से। तो ये है हमारी सीलरी मसल्स, और यहाँ पे लगा हुआ है स्फेरिकल लेंस। क्या है ये? लेंस है ये। लेंस किस शेप का है? स्फेरिकल है ये। ठीक, अब होगा क्या, होगा ये कि ये कॉर्निया सबसे पहले जब लाइट एंटर करेगी हमारी आंख में तो कॉर्निया में ही एंटर करेगी।
और कॉर्निया में ही लाइट का रिफ्रैक्शन होगा सबसे पहले। कॉर्निया में ही लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और कॉर्निया को ही आई डोनेशन के टाइम पे डोनेट किया जाता है। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे बाहरी हिस्सा है, रिफ्रैक्शन करता है। और आई डोनेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि होता है कि पूरी सॉकेट से आँख खोल के और किसी की सॉकेट में पूरी फिट कर दी गई, क्योंकि सिर्फ कॉर्निया का काम होता है, क्योंकि उस समय सारी चीज़ें लिविंग नहीं होती हैं जब एक इंसान की डेथ होती है उसके बाद। ठीक है, अब ये एक्वस ह्यूमर कहाँ से आ गया बीच में? किसके बीच में? इस कॉर्निया और इस लेंस के बीच में एक फ्लूइड, एक द्रव्य भरा होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और हिंदी नाम के लिए जैसे मैंने बताया, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखते जाएंगे जिसको, जैसे इसको चच्छू जल बोलते हैं। क्या? चच्छू जल। तो ये है चच्छू जल अपना, यानी एक्वस ह्यूमर। अब ये एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, ये तो अभी रुक जाओ, क्योंकि एक और फ्लूइड आएगा जिसका नाम है विट्रियस ह्यूमर, तो साथ में ही पढ़ा देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने दो पार्ट देख लिया। ठीक, अब यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको ड्राइंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई थिंक, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीलियरी मसल्स तो हैं, लेकिन सीलियरी मसल्स के बाद कुछ लिगामेंट्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, सीलियरी मसल्स के बाद कुछ लिगामेंट भी लगे हुए हैं जो डायरेक्टली लेंस को पकड़े हुए हैं। इसका एक एक्सटेंशन भी यहाँ पे आ रहा है, इसका एक एक्सटेंशन भी यहाँ पे आ रहा है। तो या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, कि यहाँ पर आपने रख दिया लेंस को। ठीक है, ये जो स्फेरिकल लेंस है, और इसके आगे आपने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया। ये जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है, रेड रेड कलर की, ये हैं आपकी पुतलियाँ, और सॉरी आइरिस, जो किसको कंट्रोल कर रही हैं, आपकी पुतलियों को। दीज आर आइरिस। और यहाँ पर है आपका ये प्यूपिल। ये क्या है? प्यूपिल है, जिसको आप पुतली बोलते हो। पुतली, सुतली नहीं, पुतली। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आइरिस है, और इसके सेंटर में यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, इसको आँख की पुतली बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इस प्यूपिल का काम होता है कंट्रोल करना कि कितनी लाइट एंटर करेगी आँख में और कितनी नहीं करेगी, कितनी लाइट एंटर करेगी और कितनी नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, डिम लाइट है, बाहर जाऊँ धूप में एकदम, अब क्योंकि डिम लाइट है तो डिम में तो आराम से रिलैक्स ऐसे पड़ा होगा पीपल, आराम से रिलैक्स होकर डायलेट हो रखा होगा। डायलेट का मतलब फैला हुआ होगा। लेकिन जैसे ही मैं जाऊँगा कहाँ पे, धूप में, तो अभी तो आराम से सोया हुआ है, फैला हुआ है। जैसे ही मैं गया, उसको तो नहीं पता कि ये जाने वाला है धूप में, तो वो तो अभी पूरा खुला हुआ है, डायलेट हुआ हुआ है, पूरी जो है सनलाइट घुस जाएगी अंदर, और मैं क्या बोलूँगा, भाई आंखें चौंधी आ गई, आंखें चौंधिया आ गई। सो व्हेन वी से आर आंखें गॉट चौंधिया, देन दैट मीन्स कि आर जो पीपल थे, पीपल वो डायलेटेड थे और वो पूरी लाइट को एंट्री मार रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता चला, हो ये धूप में आ गया है, बताता भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे श्रिंक कर जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे। तो फिर क्या होगा, तो क्योंकि नेचर में बहुत सारी लाइट है तो थोड़े से भी काम चल जाएगा, तो थोड़ा सा खुलता है, वो थोड़ा सा खुलेगा। लेकिन जैसे फिर मैं डार्क रूम में जाऊंगा तो फिर क्या मैं बोलूँगा, किल्विश, अंधेरा कायम रहे, कुछ सब अंधेरा अंधेरा, भले डिम लिट रूम होगा, भले थोड़ी सी रोशनी होगी हल्की सी भी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिकड़ा हुआ है, क्योंकि वो अभी बहुत सारी लाइट आ रही थी। अब जब आप ऐसे डिम लिट रूम में गए तो वहाँ पे तो लाइट थी नहीं, बहुत कम लाइट थी, तो उतने में तो बहुत पहले से बहुत कम है, वैसे भी छोटा हो रखा है, तो फिर कहीं घुस पाएगी लाइट। तो इस वजह से आपको फिर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अब इसको डायलेट करना, सिकोड़ना कौन करता है? ये आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। जिस तरह से जो सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स का आई थिंक मैंने आपको फंक्शन नहीं बताया, तो ये जो सीलियरी मसल्स हैं, जिस तरह से जो सीलियरी मसल्स हैं, अभी आई थिंक लिखा भी होगा आगे, ये कंट्रोल करती हैं इस लेंस के, इस लेंस को कंट्रोल करती हैं, कब ये सिकुड़ेगा, कब फैलेगा। ठीक है, तो ये सीलियरी मसल्स का कंट्रोल होता है। उसी तरह से जैसे आइरिस हमारे प्यूपिल का कंट्रोल कर रही हैं। आइरिस क्या है? डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये पीपल के साइज को कंट्रोल करता है, एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आई। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों की आंखें, मतलब ये आंख अंदर काली होती है,
कुछ लोगों की भूरी होती है ब्राउन, और कुछ कम लोगों की ब्लू होती हैं। काफ़ी लोग डिज़ायर करते हैं ब्लू हो, है ना। वैसे तो अगर काफ़ी लोग कन्वर्ट भी करवाते हैं काफ़ी, तो जिनकी ब्राउन होती है उनकी आसानी से ब्लू में हो जाती है। तो ब्लू आई काफ़ी अच्छा मानते हैं, ब्लू आइड बॉय, है ना आपका वो क्या ईडियम भी है। तो ये चीज़ है। तो आइरिस और पिपिल आप समझ गए। अब आते हैं लेंस पे। तो लेंस क्या करता है, लेंस फोकस करता है लाइट रे को कहाँ पे, रेटिना पे। अब रेटिना क्या है, अब रेटिना है जैसे ये पूरी आंख है हमारी, ठीक है, ये पूरी आंख है। तो अब जब कोई भी लाइट रे आएगी, क्या आएगी, लाइट रे आएगी, कौन सा कलर ले लें, लाइट रे जैसे फॉर एग्जांपल आई यहां से, तो पहला रिफ्रैक्शन तो कॉर्निया में हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट डेविएशन होगा, ठीक है। क्यों हल्का सा रिफ्रैक्शन होगा, ताकि इधर उधर ना जाके हल्का सा लेंस की तरफ लाइट आए, जो भी लाइट रेज आ रही है वो लेंस की तरफ आए। ये लेंस क्या करेगा, इसको फोकस कर देगा कहाँ पे, रेटिना पे। फोकस नहीं हो रहा है, कहाँ पे फोकस कर देगा, रेटिना पे फोकस कर देगा। और क्योंकि ये फोकस कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, तो मुझे बताओ ये किस तरह का लेंस हुआ, ये है रेटिना। क्या है, रेटिना, जहां पर आपकी लाइट रे फोकस होती है, कन्वर्ज होती है। अब ये किस तरह का लेंस हुआ अपना, ये हुआ आपका कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स, और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है बताइए जरा कमेंट में। तो स्फेरिकल लेंस जो है हमारा ये है, ठीक है। रेटिना, रेटिना क्या है, जान लिया, इट इज द स्पॉट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, हेयर ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रॉड सेल और कोन सेल प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना एक चीज़ पहले तो, कि अभी मैंने एक्वस ह्यूमर की चर्चा करी थी, ये जो ये भरा था ये एक्वस ह्यूमर था। अब जो भरने जा रहा हूँ गाइस, ठीक है, ये जो है ये विट्रियस ह्यूमर है, ये विट्रियस ह्यूमर है। ये उतना फ्लूइड नहीं होता है जितना कि एक्वस ह्यूमर होता है। क्यों, क्योंकि ये जेली लाइक सब्सटेंस है। ये है आपका विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर है ये। और ये क्या है, ये है आपका जो येलो कलर का है, दैट इज योर, वो तो मैंने लिखा था, नहीं लिखा था, चलो, एक्वस ह्यूमर। अंतर क्या होता है दोनों में, अंतर क्या होता है दोनों में, तो अंतर ये होता है कि एक्वस ह्यूमर जो होता है अंदर भरा हुआ है किसके, मतलब सॉरी बाहर एक तरह से देखें तो कॉर्निया और लेंस के बीच में, तो इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम है इसका, किसका, एक्वस ह्यूमर का। किसको, कॉर्निया और लेंस को, मेनली कॉर्निया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बस ना। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, जो हमारी आई का शेप होता है। तो विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, विट्रियस ह्यूमर भी शेप और साइज को मेंटेन करने में, अब यहाँ पे तो भरा हुआ है, यहाँ पे कौन न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा और शेप मेंटेन करेगा, तो विट्रियस ह्यूमर करेगा। क्लियर है इतनी चीज। तो विट्रियस ह्यूमर लेंस और रेटिना के बीच में है, और एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस के बीच में, और दोनों का काम क्या है वो भी आप समझ गए। एक्वस ह्यूमर ज़्यादा फ्लूइड नेचर का होता है, विट्रियस ह्यूमर थोड़ा सा जेली लाइक होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन में तो हेल्प करता ही है विट्रियस ह्यूमर, है ना। रेटिना पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, रेटिना पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता है, लेंस के दूसरी साइड बन रही है इमेज, तो कैसी इमेज होगी, कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। लेंस के दूसरी साइड अगर इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये किस तरह का प्रतिबिंब होगा, ये होगा रियल इमेज, ये होगा रियल इमेज। क्योंकि मिरर के जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड में अगर बन जाती है इमेज मिरर के केस में, तो वो रियल होता है, लेंस में ऑपोजिट, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ये तो विधि का विधान है कि नहीं, कि भाई रियल अगर कोई इमेज है, कल मैंने बताया था, तो इन्वर्टेड होगी, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। तो सर उल्टी इमेज बनती है क्या हमारी आंख में, जी उल्टी बनती है, लेकिन हमें तो लोग सीधे दिखते हैं। इसलिए दिखते हैं क्योंकि आंख नहीं देखती है तुम्हारी, आंख नहीं देखती है। क्या बात कर रहे हैं सर, माई होल लाइफ वॉज अ लाई, येस योर होल लाइफ वॉज अ लाई। क्यों, क्योंकि अभी बताते हैं, यहाँ पर हमारी एक नर्व्स होती है, ऑप्टिक नर्व्स, जिसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, आइरिस पिपल लेंस रेटिना क्लियर हो गया मैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहां से ऑप्टिक नर्व्स अटैच होती हैं, और वो इस पिक्चर जो क्लिक हुई है उसको
लेकर जाती हैं दिमाग की तरफ। समझे? अभी हमारी आंख नहीं देखती है, रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऑप्टिक नर्व्स अटैच्ड हैं, और जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स अटैच होती हैं वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स कहाँ तक जाएंगी? हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक, और देखता दिमाग है, ब्रेन देखता है। यानी कि अगर आपको ऑप्टिक नर्व्स अगर डैमेज हो गई तो चाहे भले आपका लेंस कितना अच्छा है, आंखें आपकी कितनी अच्छी हैं, आप अंधे हो जाएंगे, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इन ऑप्टिक्स नर्व्स को ठीक करने का कोई इलाज नहीं हुआ है अभी। अगर मान लो ऑप्टिक नर्व्स आपकी डैमेज हो गई, और अभी हम देखेंगे कि किन किन केसेस में डैमेज होती हैं, तो अभी तक इसका कोई इलाज नहीं कि आपकी ऑप्टिक नर्व्स को फिर से रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक, तो ब्लाइंड स्पॉट जहां पर रेटिना को मीट करती हैं ये हमारा, तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है ना। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा सभी से कि क्या यहां तक क्लियर है, सभी को कोई डाउट तो नहीं है? सर इतना झमेला काहे को करना, पहले ही सीधा बना लो। अच्छा बेटा, पहले ही सीधा बनाने के लिए वर्चुअल इरेक्ट कॉनकेव चाहिए, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो बेटा इमेज ही नहीं बनेगी फिर। ठीक है, तुमको देखने से मतलब है ना, है तुमको देखने से मतलब है ना, सीधा दिख रहा है ना तुमको, तो दिक्कत क्या है कि पहले सीधे बना लो, बना लो। भगवान ने सारी चीज़ें उस हिसाब से फिट करके दी है ना, तो तुमको दिक्कत किस बात की हो रही है? चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, क्लियर है? ओके, तो अब आते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वाले देखते रहेंगे, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन को आई थिंक बोलते हैं समायोजन की शक्ति। समायोजन की शक्ति क्या होता है? तो अब जैसे मान लो मैंने ये पेन पकड़ रखा है, मेरे बहुत पास है, मैं इसको हटाऊं, मैं बहुत दूर तक देख रहा हूँ, मैं मतलब पास में भी देख सकता हूँ, मैं दूर में भी देख सकता हूँ, मैं कहीं भी देख सकता हूँ। ये पावर मुझे कौन देता है? मैं देख सकता हूँ लेंस की वजह से। लेंस को क्या करना होगा, जब मैं दूर देखना चाहता हूँ तो उसको अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी होगी, जब मैं पास देखना चाहता हूँ तो अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी होगी। जब मैं पास देखना होता तो उसको मोटा होना पड़ेगा लेंस को, और जब मैं दूर देखता हूँ तो उसको पतला होना पड़ेगा लेंस को। ठीक है, तो अब ये सारा काम कौन कर रहा है लेंस के साथ? सीलियरी मसल्स। मैंने आपको बताया था सीलियरी मसल्स कंट्रोल द साइज ऑफ द लेंस। मैं दूर देखना चाहता हूँ, उसको पतला करना है तो खींच लेंगे इसको, ऐसा टाइट कर लेंगे। नहीं, जब किसी चीज़ को ऐसे मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, इससे अटैच्ड है, मैं इसको उधर खींचूँ इधर खींचूँ, टाइट कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा। रिलैक्स कर दूँ एकदम तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा और गोल गोल टाइप हो जाएगा। तो ये काम सिलेरी मसल्स कर रही हैं। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, समायोजन की शक्ति। लेकिन एक लिमिट होती है देखने की। आप अब तुम बोलोगे अच्छा सर लिमिट होती है, मतलब दूर तक हम कितना देख सकते हैं? बेटा दूर की कोई लिमिट नहीं होती, पास की लिमिट होती है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि दूर की लिमिट नहीं होती, हम कितना भी देख सकते हैं, लेकिन पास पास में कैसे नहीं देख सकते हैं? देखो तुम अभी अगर तुम्हारे हाथ में फ़ोन होगा तो उसको ले जाओ जरा, खूब पास में ले जाओ, कुछ देख पा रहे हो? देखो जरा, देखो देखो देखो, देखो जल्दी देखो, कुछ देख पा रहे हो? एक्टिविटी करो। नहीं देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि स्पष्ट देखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए वो 25 सेंटीमीटर चाहिए, उससे पास तो नहीं। लेकिन फार लिमिट नहीं होती है कुछ। फार लिमिट आप तारों तक को देख लेते हैं, तारे तो कितने लाखों किलोमीटर दूर है, तो फार लिमिट हम बोल देते हैं कि इन्फिनिटी है, फिर इनफाइनाइट है। क्या समझे बात को? तो देखा आपने क्या लापरवाही का नतीजा नहीं, कि किस तरह से लेंस जो है मोटा भी हो रहा है, पतला भी हो रहा है, अपने हिसाब से अपने साइज को एकोमोडेट कर रहा है। लेकिन क्या हो कि ये करना भूल जाइए, बंद हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तुम पास ही देखते रहो, पास देखते रहो, मोटा हो गया, मोटा हो गया, अब उसकी मोटे की आदत पड़ गई, अब उसके मोटे होने की आदत पड़ गई, तो जब तुम्हें दूर देखना होगा तो उसको रिलैक्स होने की आदत ही नहीं है उसकी, तो उतनी जल्दी से रिलैक्स नहीं हो पाएगा वो। क्योंकि वो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो तुमने देखा होगा, जैसे तुम्हारा बुक का कोई पेज है, अगर काफ़ी दिन तक एक पोजीशन पे हो जाए तो वो वैसा वैसा ही हो जाता है, वो अकड़ जाता है कि नहीं? एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुत्ते की दुम हो गई, लेकिन
बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई आपकी आपने देखा होगा इस चीज़ को, कोई चीज़ है आप किसी ओरिएंटेशन में उसको रख दें, काफ़ी दिनों तक रखी रहे तो वैसी हो जाती है, उसको फिर ओरिजिनल पे ला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वही लेंस के साथ है। तो यहीं से आई के जो डिफेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। कौन कौन से? तो आई में डिफेक्ट है सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है कि आप पास का तो देख लेते हैं लेकिन दूर का नहीं। अगेन क्यों? क्योंकि आप पास देख रहे थे, पास देखने के लिए आपका लेंस जो है मोटा हो रखा था, तो इतना आप क्योंकि पास ही देखते रहते हैं, पास देखते रहते हैं, पास देखते रहते हैं, तो इसकी वजह से वो मोटा हो गया और वो उसी में पोजीशन पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन भूल के उसने अपनी वही ओरिजिनल पोजीशन मान ली। इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर पे दूर देखते रहना चाहिए, सो दैट वो फ्लेक्सिबल बनी रहे आपका जो सिलेरी मसल्स हैं और आपका जो लेंस है। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसको करेक्ट करना है, सही करना है इस मायोपिया को, तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले मुझे समझना पड़ेगा मायोपिया हुआ क्यों। तो हुआ इसलिए क्योंकि इसका पावर बढ़ गया, क्योंकि मोटा हो गया। और पावर तब बढ़ती कब? जब फोकल लेंथ कम होती है। क्यों? क्योंकि कल पढ़ा था पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। यही होता है ना पावर का ऐसा यूनिट, जरा बताओ कमेंट में। तो अब ये कर क्या रहा है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पावर बढ़ चुका है, तो ये पहले ही फोकस मार देगा, रेटिना पे ना फोकस करके पहले ही फोकस करवा देगा इमेज को। तो आपको क्या करना चाहिए फिर? आपको इससे बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा सा कम पावर दिखा अपनी। अब इसको हम कैसे बोलें? तो हमने क्या किया, बाहर एक चश्मा लगा लिया, एक ऐसा चश्मा जिसमें कि लेंस कॉनकेव है। कॉनकेव क्यों लिया? क्योंकि इसके ऑपोजिट नेचर का लेंस चाहिए था हमें, क्योंकि इसने अपनी पावर बहुत बढ़ा ली, तो इसकी पावर को कम करने के लिए लाना पड़ेगा हमें इसके एंटी को, इसके एंटी को लाना पड़ेगा। तो इसका एंटी कॉनकेव है, ये कन्वर्जिंग है, कॉनकेव डाइवर्जिंग है, तो पहले ही क्या करेगा, डाइवर्ज करके भेजेगा इमेज को। तो जब अपनी पावर दिखाएगा तगड़ी वाली, तो वो रेटिना पे जाके ही इमेज बनेगी। समझ में आया अभी कि क्यों जो लोगों को दूर का नहीं दिखता है, जो आप में से काफ़ी लोगों को नहीं होगा, जिन लोगों का चश्मा लगा होगा, तो उन लोगों के कॉनकेव लेंस लगा होगा। और कॉनकेव की क्या होती है पावर, या फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो अगर आपका चश्मा लगा हुआ है वो नेगेटिव पावर का है, तो दैट मीन्स आपके कॉनकेव लेंस लगा हुआ है और आपको क्या है, निकट दृष्टि दोष है, आपको मायोपिया हो रखा है सर। क्लियर? ठीक। अब इसी तरह का होता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस इसको बोलते हैं। जैसे उसको मायोपिया को बोल रहे थे निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, उसी तरह हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस या फिर दूर दृष्टि दोष। उसका उल्टा होता है। यहां पर आदमी पास का तो देख सकता है लेकिन दूर का नहीं देख सकता है। ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि आपका जो लेंस है वो बहुत ज़्यादा, आपकी सीलियरी मसल्स किसी कारणवश टाइट हो गई होंगी, तो आपका जो लेंस है वो राउंड होने की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा हम बोल सकते हैं कि वो ऐसा ना हो के वो थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना, यानी उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई लेकिन पावर घट गई है। अब अगर पावर घट गई है, बेचारे के पास पावर नहीं, थोड़ी और पावर दे देंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो जाएगा। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्योंकि पावर कम है, तो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड दी रेटिना और बिहाइंड दी रेटिना बनेगी। क्योंकि बिहाइंड द रेटिना बनेगी, इसलिए हमें उसकी पावर को बढ़ाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी कि सेम नेचर का लेंस लगाना पड़ेगा, यानी कॉन्वर्जिंग लेंस, और वो इमेज रेटिना पे बन जाएगी। कई बार आपने देखा होगा आपके घर में, अगर आपके जैसे बड़े पापा या फिर दादा दादी, तो उनके जो चश्मे होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। देखे आपने इससे कितने लोग देखे बताओ? इनको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ये इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि जब दूर का भी ना दिख रहा हो और पास का भी ना दिख रहा हो, मतलब कि आपका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो चला जा चुका है। क्यों? आपकी सीलियरी मसल्स जल्दी जल्दी ना तो वो कर पा रही हैं, नहीं कि सिकोड़ पा रही हैं, ना तो खींच पा रही हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, वो वैसे की वैसे ही हो गई हैं। लेंस वैसा का वैसा ही है, तो एक पॉइंट तक, मतलब एक दूरी में तो सही दिखता है आपको, थोड़ा सा दूर ले जाने पे, थोड़ा पास लाने पे, लेकिन बहुत दूर कर दिया तो उसके लिए लेंस को क्या करना पड़ेगा, लेंस को ऐसा होना पड़ेगा पतला, वो हो नहीं पाता है। पास लाना पड़ेगा तो लेंस को थोड़ा होना पड़ेगा मोटा, वो हो नहीं पाता है क्योंकि सीलियरी मसल ढंग से फंक्शन कर नहीं पा रही, क्योंकि एज हो गई आपकी काफ़ी ज़्यादा।
ज़रूरी नहीं 55 प्लस में ही हो, 50 प्लस, अभी तो 40 प्लस में भी देखने को मिलने लगा है, ठीक है, 40 प्लस में ही। तो यूजुअली 50 प्लस में अधेड़ उम्र के जो लोग होते हैं तो उनमें देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है, सिलेरी मसल्स की ये फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है, इसकी वजह से ना तो पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा चश्मा देना पड़ेगा जो कॉनकेव भी हो जिसमें, और जिसमें कॉन्वेक्स भी हो। तो अगर दूर का देखना है तो दूर का देखने के लिए हमने कैसे लेंस का यूज़ किया था, कॉनकेव। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। और पास का देखना होता है, जब दूर का नहीं दिख, जब पास का नहीं दिखता दूर का दिखता तो कॉन्वेक्स यूज़ किया था। तो यहाँ नीचे जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो जब ऊपर कॉनकेव और नीचे इस तरह से कॉन्वेक्स लगा देते हैं तो जिन लोगों को भी प्रेस बायोपिया हो रखा होता है उनका प्रेस बायोपिया ठीक हो जाता है। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ तक किसी कोई डाउट, बाईफोकल लेंस, यस 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 यस। चलो, ठीक तो नहीं होता, मतलब दिख जाता है, ठीक तो कर नहीं पाते, डॉक्टर मना करते हैं कि ठीक नहीं हो पाएगा। ओके सर, कलर ब्लाइंड में क्या होता है, और रिसेंटली में सर मेरे को भी आज चला कि मेरे को भी है कलर ब्लाइंड, और सर मैं कौन सी जॉब की तैयारी करूँ जीतने की। तो अजीत जी, जिसमें भी आपका कलर ब्लाइंडनेस ये ना मांगते हो, ठीक है, मेडिकल्स में चेक ना करते हो, वो आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और बाकी कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है वो बताऊंगा, बिकॉज अभी रेटिना में जो हमारी दो तरह की सेल्स होती हैं, रॉड सेल और कोन सेल, तो इनमें कोन सेल हमारी नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से होता है कलर ब्लाइंडनेस, जेनेटिक होता है वो, और अभी हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। और अभी आप टेस्ट भी कर लोगा, मैं आपके लिए टेस्ट भी रखा है, आप सभी को पता लग जाएगा कि आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं है, अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ आई की चर्चा कर रहे हैं सर, ठीक है, तो ग्लाकोमा ट्रैकोमा की भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा बस। चलिए, तो ग्लोकोमा ट्रैकोमा पे आते हैं। तो ग्लोकोमा ट्रैकोमा क्यों होते हैं, तो ग्लोकोमा और ट्रैकोमा बोथ आर कॉज ड्यू टू इंक्रीज्ड आई प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा जब आई में प्रेशर बढ़ जाता है आँख में तो ग्लोकोमा और ट्रैकोमा होता है। अब आई प्रेशर को ही हम इंट्राक्युलर प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है, एक से। चलिए, तो दोनों जो होते हैं ये ग्लोकोमा ट्रैकोमा दो ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जब आँख में बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं इंट्राक्युलर प्रेशर, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंट्राक्युलर प्रेशर। अब ये प्रेशर बढ़ता क्यों है, थोड़ा सा यार मुझे टाइम दोगे, मैं इसको थोड़ा सा बंद करवा दूँ, थोड़ा बैकग्राउंड आई थिंक ज़्यादा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए भाई, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अभी आते हैं ग्लोकोमा और ट्रैकोमा पे। तो ग्लोकोमा और ट्रैकोमा दोनों क्यों होते हैं, क्योंकि जब हमारी आई पे, जब आँख में
प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब प्रेशर क्यों बढ़ता है वो समझिए। होता क्या है कि जो अभी मैंने एक्वस ह्यूमर आपको यहाँ पर फ्लूइड बताया था, ठीक है, ये जो एक्वस ह्यूमर मैंने आपको फ्लूइड बताया था, तो ये पूरा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फ्लो होता है। लेकिन किसी की वजह से, किसी चीज़ की वजह से अगर मान लो ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ पर फ्लूइड प्रॉपरली पास ना हो सके, तो यहाँ का जो इंट्राक्युलर प्रेशर होता है, जो आई का प्रेशर होता है, वो मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, जो क्या कर रही हैं, जो सिग्नल को कैरी करके ले जा रही है हमारे ब्रेन तक, दे आर कनेक्टेड टू ब्रेन, ठीक है। ब्रेन सीज द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द आई, वो अभी हम लोगों ने देखा। तो ये ऑप्टिक नर्व्स हो जाती हैं इस केस में डैमेज, और जब हो जाती हैं डैमेज तो उस केस में हो जाता है आपको ग्लोकोमा, ठीक है, ग्लोकोमा इसको बोलते हैं। और आई का प्रेशर मेजर किया जाता है टोनोमीटर से, ठीक है। टोनोमीटर से क्या किया जाता है, आपके आई के प्रेशर को मेजर किया जाता है। ये जनरली हेरिडिटरी होता है, यानी कि वंशानुगत होता है, अनुवांशिक होता है। यानी अगर आपको हुआ ग्लोकोमा तो इसका मतलब है कि फैमिली हिस्ट्री आपकी है। ज़रूरी नहीं कि हो, किसी केस में क्या होता है कि आपका आई का प्रेशर इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया हो जिससे कि आपकी आई में इम्पैक्ट आया हो। तो आई के इम्पैक्ट आने की वजह से अगर आपका कुछ ब्लॉकेज हो गया वहाँ पर, तो फिर उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में मतलब होता है कि आपका आई का प्रेशर मैनेज नहीं होता है, आपकी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होती हैं। अब जब आपकी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होती हैं तो वो अभी हमने देखा कि आँख नहीं देखती है, हमारा ब्रेन देखता है, तो वहाँ तक इमेज नहीं पहुँचेगी और आपका जो विजन है वो डैमेज होने लगता है। और यहाँ पर ग्लोकोमा में क्या होता है, सबसे पहले पेरिफेरल जो विजन होता है वो कम होना शुरू होता है। पेरिफेरल विजन का मतलब है साइड विजन, ठीक है, जो साइड का है विजन वो धीरे धीरे पहले कम होगा, आपका जाएगा, और उसके बाद पूरा मतलब धीरे धीरे अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल कैसे किया जाता है, यहाँ पे छेद किया जाता है। यूजुअली जो आपके ये आइरिस हैं यहाँ पे छेद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से अब एक्स्ट्रा वाटर जो है फ्लो, ये सॉरी वाटर नहीं, एक्स्ट्रा जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है वो फ्लो होने लगेगा और इस तरह से आई प्रेशर मेंटेन कर दिया जाता है। लेकिन इट इज़ नॉट क्योरेबल। क्योरेबल का मतलब ये है कि आपकी जो ऑप्टिक्स नर्व का जो डैमेज हुआ है उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, जो विजन आपका चला गया है वो वापस नहीं आ सकता है, अनलाइक दी कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है, कैटरेक्ट क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता है, ये मोतियाबिंद होता है। अब मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो आपका लेंस होता है, जो क्रिस्टलिन लेंस होता है, इसमें एक लेयर चढ़ जाती है प्रोटीन की, एक प्रोटीन की लेयर आ जाती है, परत आ जाती है, जिसकी वजह से जो विजन है वो क्लाउडी या फिर मिल्की हो जाता है। क्लाउडी या मिल्की आपका विजन हो जाता है, आसानी से ठीक हो जाता है, सर्जरी होती है फिर से प्रॉपर हो जाता है कैटरेक्ट में। लेकिन ग्लोकोमा और ट्रैकोमा के केस में ये क्योरेबल नहीं है। एक बार डैमेज हो गया सो हो गया, आगे फर्दर डैमेज को रोका जा सकता है लेकिन रिवर्स नहीं किया जा सकता उस चीज़ को। ट्रैकोमा क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया ग्लोकोमा जनरली हेरिडिटरी होता है, कभी कभी हो सकता है उसकी वजह से भी, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, या फिर कभी वैसा भी हो जाता है क्योंकि इसमें होता क्या ना, मुझे भी मतलब मेरा भी काइंड ऑफ थोड़ा सा स्लाइट एक्सपीरियंस रहा है इसमें ग्लोकोमा में। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस पता नहीं क्या था एग्जैक्टली, लेकिन होता क्या ना ग्लोकोमा में, जैसे आप कोई भी लाइट सोर्स देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब जल रहा है या फिर चांद है, ठीक है, मून है, कोई भी लाइट हो, तो उसके सोर्स के अराउंड क्या ना रेनबो सा बनने लगता है, रेनबो से बनने लगता है। तो एक टाइम मतलब कुछ अभी लगभग आई थिंक 3 साल पहले या 4 साल पहले ऐसे कुछ टाइम की बात है कि मतलब मेरे साथ भी ऐसे सेम प्रॉब्लम होने लगा था, एक आँख में, दोनों में नहीं, एक आँख में, ठीक है। तो जब मैंने गया, ठीक है, तो टोनोमीटर से एक मतलब आई थिंक टोनोमीटर ही था वो, अभी तो नए नए काफ़ी आ चुके इक्विपमेंट, तो टोनोमीटर से नहीं, वो क्या करते हैं आपकी आँख में, इसमें क्या होता है ना, मतलब आपको लगेगा सुनने में बड़ा अजीब सा, आँख में वेट टांगते हैं। अब आपको लग रहा होगा वेट है, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत स्लाइट छोटा सा वेट होता है और उससे वो क्या करते हैं प्रेशर को मेजर करते हैं। तो जब मैंने करवाया था इनिशियली, क्योंकि मैं एकदम वो हो गया था कि क्यों ऐसा रेनबो टाइप बन रहा है, तो फिर प्रेशर बहुत इंक्रीज्ड प्रेशर आया था मेरी आँख में, जो आई थिंक लेफ्ट या राइट में से कोई एक थे, मुझे याद नहीं है, एक ही आँख में था वो थोड़ा सा ज़्यादा। तो जब मतलब ये 1-2 दिन रहा, 2 दिन, तो मतलब थोड़ा सा मैं हुआ कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और जब मैंने चेक करवाया तो आई का प्रेशर काफ़ी बढ़ा निकला और उन्होंने बोला ग्लोकोमा है, ठीक है। और फिर जब मैंने सर्च किया यूट्यूब वगैरह में ग्लोकोमा क्या कैसा क्या होता है, तो आई वॉज लाइक कि भाई इतना ज़्यादा होता है क्या, मुझे पता था हाँ ग्लूकोमा होता है आई का डिजीज़, लेकिन ये क्यूरेबल नहीं होता और ये मतलब धीरे धीरे आपका पूरा विजन चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। तो काफ़ी मैं डर गया था। फिर मतलब बाकी एक और में दिखाया हॉस्पिटल में, फिर एक और में, तो तब मतलब उन्होंने बोला कि प्रेशर तो है आपके आँख का ज़्यादा, लेकिन हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये, क्योंकि बाकी सब तो जो अंदर का सब है जो होना चाहिए वो तो सब कुछ ठीक है, फिर क्यों आई का प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसने फिर बोला कि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं क्या।
ठीक है, मैंने कहा हाँ थोड़ा तो लेते हैं, मतलब इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कुछ कंडीशंस चल रही थी। तो फिर उसने बोला कि ये मतलब दवा वगैरह दी उसने इसको ठीक करने के लिए, नहीं स्ट्रेस को मैनेज, मतलब काइंड ऑफ ये माइग्रेन को रोकने के लिए। लेकिन मैंने फॉर्चुनेटली दवा नहीं खाई जब इस चीज़ का मुझे रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि स्ट्रेस था और इस चीज़ का स्ट्रेस हो गया और ग्लोकोमा का। तो फिर जैसे ही मैंने उस चीज़ को ठीक किया एंड एवरीथिंग वाज फाइन, मतलब सब कुछ ठीक हो गया। तब से तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो तो ठीक था आई थिंक। तो खैर ये होता है ग्लोकोमा में। बाकी बढ़ते हैं, अभी ये आप में से पूछ रहा था ना कोई कलर ब्लाइंडनेस सर क्या होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस ये होती है कि जब बहुत सारे कलर्स के बीच में कुछ ऐसा हो उसके बीच में आप पैटर्न ऑब्जर्व ना कर सकें, है ना। मेरी एक आंख नकली है वॉलीबॉल। अच्छा अच्छा अच्छा, मौज ले लो बेटा, तुम लोग मौज लेने में आगे रहते हो, है ना। चलो तो अभी यहाँ पे पढ़ लो। देखो होता क्या है ना, रेटिना में दो तरह की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स क्या करती हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको कंट्रोल करना। लाइट की इंटेंसिटी मतलब लाइट कितनी इंटेंस है, कई लोगों को धीमे लाइट में नहीं दिखता है, तो मतलब उनकी रॉड सेल डैमेज हो रखी होती हैं लाइट की, अगर कम लाइट में भी आपको कम लाइट में ना दिखे तो। कौन सेल्स होता है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सी से कौन सेल, सी से कलर सेल। नॉट प्रेजेंट इन कलर ब्लाइंडेड पीपल। तो अगर आपकी कौन सेल्स नहीं है तो आप कलर ब्लाइंड है। अब मुझे कमेंट करके बताइए ए बी सी डी ई में क्या लिखा हुआ है। बीच वाला छोड़ दीजिए, अब नीचे वाले में बताइएगा अच्छे से। 1 2 3 4 5 में क्या लिखा हुआ है, और जो भी मैं बताऊंगा तो मैच करते जाना। अगर गलत है तो फिर तुम कलर ब्लाइंड हो, मतलब गलत इन दी सेंस कि जैसे ये 5 है, ये 5 10 है, तो 10 में अगर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बस अपने हिसाब से मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने भी मेडिकल्स वगैरह दिए हैं, तो मुझे ही पता है कि भाई कुछ गलत तो अलाउ करते हैं वो, कुछ इक्का दुक्का गलत तो चलता है, लेकिन एक कुछ होता है थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड, अगर आप गलत करते हो, गलत जवाब देते हो, तो फिर वो सस्पेक्शन में लेते हैं थोड़ा सा आपको। तो आई थिंक 10 में अगर आप 6 भी आंसर कर देते हो तो आई थिंक बेटर है, आपका ऐसा कलर ब्लाइंड नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये पहला वाला 12 है, 12 है, दूसरा वाला 8 है, ये 6 है, ये 29 है। मुझे पता नहीं है, आप जूम करके भी देख सकते हो कि आपको कितना क्लियरली दिख रहा है, कितना क्लियरली नहीं दिख रहा है। मुझे तो क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ, तो मतलब उसमें लैपटॉप में स्क्रीन में, तो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है। 57 है ये 6 है, 6 है, ये 57 है, ये 5 है, इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड है ये, है ना, थोड़ा सा हार्ड ऑब्जर्व करना, लेकिन ये इस तरह से बन रहा है, आप देखो अभी, है ना। ये 42 है, ठीक है, इट इज़ 42, और ये 45 है आपका, ठीक है। तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने सही दिया है। मैं पास कर गया, बधाई हो भाई, तुम पास कर गए टेस्ट। तो कलर ब्लाइंड में क्या है, कौन सेल्स आपकी डैमेज हो रखी होती है, इसलिए होता है। अभी आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म, यानी कि रिफ्रैक्शन। अब हम यहाँ पर एक अलग मतलब ह्यूमन आई हमने कंप्लीट कर लिया, अपना सब कुछ हो गया ह्यूमन आई में। अब जो हम देखेंगे दैट इज़ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब। तो होता क्या है ना कि हम अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो हमने कल ही देख लिया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। पहला लॉ क्या होता है, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन सेम प्लेन। और दूसरा क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, एंड दैट इज कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू n2/n1, अगर आपको याद हो। तो अब एक जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का स्ट्रक्चर ये पिरामिड शेप का होता है। अगर एक प्रिज्म से लाइट को हम पास करवाते हैं तो किस तरह से लाइट जाती है, देखिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि आपको इसको जाना चाहिए था, ऐसा जो डॉटेड है सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही, प्रिज्म ग्लास का बना होता है, तो रेयर से जब मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती है और वो बेंड क्या करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल करती है, वो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो सर कहाँ नॉर्मल, तो हमें दिख नहीं रहा है। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है जिस भी सरफेस पे टकरा रही है वो लाइट, उससे जहाँ पे भी टकरा रही है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये है नॉर्मल, लाल लाल वाली, तो ठीक है, ये लाल वाली है लाइट, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ऐसे जा रही, सीधे जा रही, सीधे जा रही। अगेन एक सरफेस आई, अब ये किस तरह का रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर से
रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा। अगेन ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करी। अब जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो लाइट क्या जा होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है और लाइट की स्पीड इंक्रीज होती है। तो अगेन यहाँ पर ये नॉर्मल है तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये होता है इस तरह से। अब ये जो लाइट अब ये जो लाइट है ना, ये इंसिडेंट लाइट, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें और ये जो एमरजेंट रे बोलते हैं जो फाइनली निकल के आई, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ ना यहाँ पे, तो इसको पीछे करेंगे तो यहाँ जहाँ दोनों मिलती हैं इनके बीच का जो डेविएशन होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। जितना किसी लाइट की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसकी जो डेविएशन होगा वो उतना ही कम होगा। इसी कारण की वजह से, इसी रीज़न की वजह से हमें देखने को ये मिलता है कि जब हम एक वाइट लाइट को पास करवाते हैं एक प्रिज्म से तो 7 अलग अलग रंगों में ये जो लाइट है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए प्रिज्म, ये एक वाइट लाइट है, जब प्रिज्म से इसको पास करवाया तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये 7 अलग अलग रंगों में बट गई। क्यों बट गई? क्योंकि ये जो ग्लास है इट विल बिहेव डिफरेंटली फॉर दी, और इट विल हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट और फॉर डिफरेंट और फॉर दी लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। जैसे कि ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है वाइट लाइट। वाइट लाइट आपको ये पता होना चाहिए 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। मोनोक्रोमैटिक लाइट वो लाइट होती है जैसे कि लेज़र। लेज़र में जो आप लाइट देखते हो वो मोनोक्रोमैटिक होती है, उसमें सिर्फ एक कलर होता है। तो मोनोक्रोमैटिक वो लाइट होती है जो सिंगल कलर होता है। ये पॉलीक्रोमैटिक होती है जो वाइट लाइट होती है। अब जब ये प्रिज्म में एंटर करेगी तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ध्यान रखना, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर आपकी ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कलर ऑफ लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा और उसका डेविएशन भी कम होगा, यानी कि वो उतना ही कम डेविएट होगी अपने पाथ से। जैसे कि ये गई लाइट तो सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? रेड का। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करी? वॉयलेट करी। तो इस तरह से हमें 7 रंगों का क्या मिल जाता है? इंद्रधनुष टाइप मिल जाता है। और इसको हम विबग्योर से याद रखते हैं। कैसे? VIBGYOR क्या बन गया? विबग्योर। और ये ऑर्डर में होता है। रेड का डेविएशन सबसे कम हुआ और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा। क्यों? कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम थी। तो ऊपर से नीचे वाला जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है, घटती हुई तरंग दैर्ध्य का ऑर्डर है। और वेवलेंथ की एसआई यूनिट आप बताएंगे कमेंट में। तो इतनी चीज़ क्लियर कि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। रेड की सबसे ज़्यादा, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। और जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उसका उतना कम डेविएशन, क्योंकि उसके लिए उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ग्लास का, प्रिज्म का। एक चीज़ ध्यान रखना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन रखते हैं आपस में इनवर्स रिलेशन रखते हैं। यानी कि अगर ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है तो इसी को मैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग एनर्जी का भी ऑर्डर बोल सकता हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक तरह से बिहेव करते हैं और दोनों अपोजिट तरह से बिहेव करते हैं वेवलेंथ से। वेवलेंथ कम तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, वो एक फॉर्मूला होता है E=h न्यू, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, न्यू क्या होता है? C/λ, तो hc/λ वो आपने पढ़ा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट हो सब। तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। अब यही कारण है कि क्यों हम जो डेंजर वेंजर के जो साइन होते हैं वो क्यों बनाते हैं रेड से, क्योंकि रेड का जो है ज़्यादा स्पीड होता है, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ इसका ग्लास का। तो इसी वजह से जो भी डेंजर वगैरह के साइन होते हैं वो हम रेड से बनाते हैं, क्योंकि रेड कम डेविएशन दिखाता है, कम डेविएट करेगा, कम उसका मतलब वो क्या होता है, कम डेविएशन होगा तो मतलब ज़्यादा नहीं फैलेगा वो। ठीक है, तो इसी वजह से डेंजर के साइन कहीं भी देखोगे रेड बनाए जाते हैं। और हो सकता है कि मैं भी जो आज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो तुम हमसे फिजिक्स पढ़ रहे हो सकता है वो रेड कलर की वजह से ही पढ़ रहे हो। कैसे? एक बार हुआ क्या कि मतलब हम जा रहे थे, गांव की बात है, ट्रेन की पटरियों में काफ़ी मतलब एकदम धुंध थी। ठीक है, किसी के साथ जा रहे थे हम रेल की पटरियों पे। तो फिर जो है मतलब दोस्त था, ठीक है, फ्रेंड मेरा। तो
ट्रेन मतलब आ रही तो, क्योंकि ट्रेन को भी मतलब नहीं पता होता तो वो हॉर्न भी नहीं देता, क्योंकि मतलब गांव में है तो फिर जंगल ही होता है, तो ऐसे में तो ट्रेन भी हॉर्न थोड़ी ना देते हुए जाएगी, और आगे तो हम भी नहीं दिख रहे होंगे उसको। तो वही हम आराम से सुबह जा रहे थे, है ना, ऐसे ही मौज मारते हुए, बहुत पहले की बात है। तो एकदम से मतलब मैंने पीछे देखा, ठीक है, तो मुझे दिखा हल्का सा रेड सा, ठीक है, तो मतलब इतना मैंने गौर नहीं किया, ठीक है। फिर मैंने वो रेड एकदम से और थोड़ा सा नोटिसेबल हुआ काफ़ी ज़्यादा, फिर मैंने कहा यार ये रेड रेड से क्या है, देखो पीछे लाल लाल, काफ़ी पास आ गया था वो, ठीक है। फिर उसने बोला कि भाई हट जाओ जल्दी से, वो ट्रेन है। नहीं, सोचो अगर वो ना दिखता रेड रेड, सोचो अगर वॉलेट का यूज़ किया होता तो आज मैं कहाँ होता। खैर, तो आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले यहाँ तक बताओ भाई। ये और एक चीज़, हाँ ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया, किसको प्रसार बोलते हैं, इसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। अब इसमें न्यूटन जी ने क्या किया था, हाँ न्यूटन जी ने क्या किया, जैसे कि अभी हमने देखा ये एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड होके आ रहा है यहाँ से। तो न्यूटन जी ने क्या किया, इसको प्रिज्म को उल्टा रख दिया, एक प्रिज्म को बगल में उल्टा रख दिया। तो इससे हुआ ये कि अब इस प्रिज्म से जो रे ऑफ लाइट निकली वो एक सिंगल यानी कि वाइट लाइट निकली, यानी कि जो फैले थे कलर्स वो फिर से समिट गए। ये न्यूटन जी ने किया था एक्सपेरिमेंट, कि किस तरह से एक दूसरा प्रिज्म रख के उल्टा रख के उन्होंने जितने भी 7 रंग थे उनको फिर से कॉन्वर्ज कर दिया, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है कि भाई जो डिस्पर्जन है वो क्या होता है। क्लियर, चलो। तो अभी हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जैसे हमारी सनलाइट आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमें दिख रहा है बस वही है, नहीं, जो हमें दिख रहा है वो विजिबल लाइट है, उसमें बहुत सारी तरह की रेज होती हैं, हमारी बहुत सारी तरह की रेज होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, जो हमें दिखती हैं वो तो विजिबल लाइट है, और भी बहुत होती हैं, जैसे कि इंफ्रारेड। आप अगर कभी जो आपका टीवी रिमोट होता है उसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो टीवी रिमोट के आगे एक इस तरह का ग्लास टाइप लगा रहता है टीवी रिमोट के आगे, उसको आप टीवी के बटन को दबाते हो तो क्या कभी वो जलता है? नहीं, आपको तो नहीं दिखता है लेकिन जलता है वो। अगर आप फ़ोन का कैमरे से उसको देखो ना तो वो जलता हुआ दिखाई देगा आपको, ब्लू कलर का। तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्पेक्ट्रम में आते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ से 2-3 तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एनर्जी के ऑर्डर में पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा बताओ कितनी वेवलेंथ है। और तीसरा, इन वेव की डिस्कवरी किसने करी। ये क्वेश्चन 3 तरह के इसमें सवाल बनते हैं। तो ये हम कैसे याद रखेंगे, बड़ा आसान है इसको याद करना। ये जो ऑर्डर आप देख पा रहे हैं कौन सा, यहाँ से यहाँ, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, या डिक्रीजिंग एनर्जी। उल्टा चले जाओगे तो वही इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग एनर्जी हो जाएगी। तो हम एक तरह से याद रखेंगे और वो तरह है ये, ट्रिक है ये। ट्रिक है, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रो, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरेज और जी से गामा रेज। अब आप क्या कर लो, रिच ये है ऑर्डर, तो ये है लेफ्ट से राइट डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर। वेवलेंथ डिक्रीज तो मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं इंक्रीज, मतलब एनर्जी इंक्रीज। वही जो इक्वल से 80 लैम्डा बता रहा था, एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ये। याद रहेगा, अगर आप कभी पूछ लेगा कि इनमें से किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, ऑर्डर में लगाओ, याद रहेगा। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट और एक्स से एक्सरेज और जी से गामा रेज हो गया आपका। अब वो वेवलेंथ कितनी होती है, तो सबकी क्या सर में याद करनी पड़ेगी, सबकी नहीं तो कुछ कुछ के याद कर लो। जैसे कि गामा रेज जिसकी सबसे कम होती है तो 10⁻⁵ नैनोमीटर के ऑर्डर की होती है। अभी नैनोमीटर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। जैसे कि ये भी ध्यान रखना है, जैसे एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, एक माइक्रोमीटर में
10⁻⁻6 मीटर होते हैं। तो मैंने जब बायो में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर पढ़ाया होगा। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ बताओ जरा कितनी होती है, कितने माइक्रोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है? तो पिकोमीटर होता है आपका 10⁻12 मीटर। तो ये चीज़ है। तो नैनोमीटर 10⁻5 नैनोमीटर से लेकर आपका लगभग वही, ये याद कर लो बस, 10⁻5 नैनोमीटर। और लगभग 10⁵ मीटर याद कर लो रेडियो वेव से। 10⁵ तो थोड़ा ज़्यादा मैंने बता दिया, थोड़ा सा हायर एंड में चला गया मैं, लेकिन रफली 1 से किलोमीटर 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लगभग रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है। तो ऐसे याद कर लो 10⁻5 नैनोमीटर गामा की, जिसकी सबसे कम होती है, और 10⁵ मीटर, नैनो हटा दो, मीटर, ये किसकी होती है? ये होती है आपकी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है रेडियो वेव्स की। एक्सटेंड वैलिडिटी का ऑप्शन है ब्रिजेश जी, आप वहाँ पर जाएंगे एप्लीकेशन पे तो ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो आइकन आते हैं वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन, इस तरह से बिलिंग वाला सेक्शन होगा, वहाँ से जाके कर सकते हैं। पॉडकास्ट आज आ रहा है 4-5 बजे तक, ठीक है? क्लियर? बिल्कुल 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर लेंथ होती है उसकी, है ना? तो ये याद हो जाएगा। और एक बीच का याद कर लो, बीच का याद कर लो। जैसे जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? तो उसकी लगभग 100 नैनोमीटर मान लो, उसकी लगभग 100 नैनोमीटर मान लो, याद रहेगा। 10⁵ और 10⁻5 नैनोमीटर, 10⁵ मीटर, ये एक स्पेक्ट्रम के एंड्स हैं, एक्सट्रीम एंड्स हैं, और बीच में 10⁵, ठीक है? हाँ आ जाएगा भाई पॉडकास्ट आज। और एक और मैंने किया है, वो है पूरा मतलब स्टूडेंट है पिछले वाले बैच की, वो बैंक में थी, मैनेजर थी, और अभी GST डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ भी किया। वो भी आपको आई थिंक सैटरडे को तक मिल जाना चाहिए शायद, ठीक है? तो ये है आपका विजिबल लाइट, है ना? और जो भी आपके फीडबैक हो वो ज़रूर शेयर करिएगा उसमें, है ना? मतलब मैंने कोशिश तो करी, एक्चुअल में पॉडकास्ट उस तरह का इमेजिन मत करना है, मतलब फिजिकली बैठ के नहीं, मतलब जूम पे लिया है, पॉसिबल भी नहीं है फिजिकली, तो जूम पे लिया है उसको, है ना? लेकिन कोशिश करिए कि आपको की इनसाइट्स उससे मिले। तो ये विजिबल लाइट होती है जो हमें दिखती है, जिसमें कि आप वेब की ओर ये पूरा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा सा अगर विजिबल की आप ध्यान रखेंगे, तो अगर मान लो कल का अल्ट्रावायलेट पूछ लिया, एक्स पूछ लिया, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, तो आपको पता होगा कि यार विजिबल का तो मैंने पढ़ा था लगभग 10⁻14 हर्ट्ज होता है, ठीक है? और लेफ्ट में जाने में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो 10⁻14 से तो ज़्यादा ही होगा, और राइट साइड में डिक्रीज करती है तो कम ही होगा। तो इससे क्या है ना कि सारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और ऑप्शन एलिमिनेशन से आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि आप याद कर भी नहीं पाएंगे ना सारा चीज़। तो इस वजह से इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम रेनबो। रेनबो में किस तरह से, रेनबो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यानी कि जो आपका इंद्रधनुष बनता है वो कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष कब बनता है, कब आपने ऑब्जर्व किया है इंद्रधनुष? आप ऑब्जर्व करो कि आपने ऑब्जर्व किया होगा जनरली शाम के समय, हल्का सा शाम के समय ऑब्जर्व किया होगा, और बारिश के बाद, है ना? बारिश के बाद ही क्यों? क्योंकि बारिश की जो बूंदें हैं जो सस्पेंड हो गई हैं एटमॉस्फेयर में, लटक गई हैं। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा इस चीज़ को, ह्यूमिडिटी में ज़्यादा बारिश की बूंदें लटक जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि वाटर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे, किसकी? एयर की, ठीक है? तो यूजुअली आप ये गर्मियों के टाइम पे देखोगे, मतलब गर्मियों इन द सेंस जुलाई के टाइम पे जब बारिश हो रही होती है और ह्यूमिडिटी। सर्दियों की बारिश में तो शायद ही देखने को मिले आपको, क्योंकि उतना सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट होती नहीं है। तो वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है? सनलाइट आती है, इट इज़ अ वाइट लाइट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। और एक चीज़ तो यार मैं बताना भूल ही गया यहाँ पर, जो डिस्कवरर्स हैं उनका नाम मैं अभी नाम लिखवा देता हूँ, ठीक है? मैं भूल गया उसको बताना, तो चलो पहले ये मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद लिखवाऊँगा। तो यहाँ पे जब लाइट एंटर करेगी तो यहाँ पे ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन। ये लाइट जब जाएगी तो ये 7 रंगों में बट जाएगी, और ये 7 रंग ही बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये आर क्या? रेड, ये क्या है? वॉलेट। तो वेब ग्योर पूरा क्या हुआ? रिफ्लेक्ट होके गया है यहाँ से, तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। समझ में आई आपको बात? एक लाइट एंटर करी, उसका रिफ्रैक्शन हुआ, 7 रंग बने, क्योंकि प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा जो रेन ड्रॉप है, और वो 7 रंग यहाँ से निकल के जाएंगे रिफ्रैक्शन के थ्रू, और जब ये टकराएंगे इस एंड से तो यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन ही क्यों हुआ? यहाँ रिफ्रैक्शन हो क्या? ऐसे क्यों नहीं निकल गई यहाँ से?
यहाँ से ऐसे क्यों नहीं निकल गई, यहाँ से भी तो निकल सकती थी, ये लौट के वापस क्यों आई, वो अभी मैं बताऊंगा आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्यों यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। अभी के लिए आपको क्या याद करना है कि रेनबो कैसे बनता है, रेनबो दो रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, जब लाइट का डिस्पर्जन होता है, प्रसार होता है। अब सर आपने एक चीज़ बोली थी कि ये आपको जनरली शाम के टाइम पे देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि आपका जो लाइट का सोर्स है, जो यहाँ पर सन है, वो ऑपोजिट होना चाहिए। यानी कि अगर आपका इंद्रधनुष यहां बन रहा है तो आपका सन यहां होना चाहिए, तभी आपको यहां दिखाई देगा। ऑपोजिट साइड में होना चाहिए लाइट का सोर्स, ऑपोजिट साइड में होना चाहिए सन। दोपहरी में तो एकदम भरी दोपहरी में ऊपर होता है, जब भरी दोपहरी में ऊपर होता है तो भाई कहां से बनेगा, ऑपोजिट तो इसका नीचे है, धरती पे थोड़ी ना बनेगा, है कि नहीं? तो जनरली आपको शाम के टाइम, सुबह क्यों नहीं सर, सुबह तुम सो रहे होते हैं ना, इसलिए तुम देख नहीं पाते हो, है ना? तो यू जनरली शाम के टाइम पे, मतलब सुबह भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सुबह के टाइम पे आपने देखा होगा बारिश भी उतनी ज़्यादा होती नहीं है ना, उतना ढंग से प्रॉपर सनलाइट भी नहीं होती है सुबह के टाइम। प्रॉपर सनलाइट जो है धीरे धीरे दोपहर और उसके बाद में जो है होना शुरू होती है। तो जनरली आपको शाम को देखने को मिलता है। वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि शाम और सुबह, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपोजिट साइड में बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मैंने देखा ही नहीं, ठीक। अब यहाँ पे मैं डिस्कवरर्स के नाम लिखवा देता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं। तो रेडियो वेव ध्यान रखना, हेनरिक हर्ट्ज, यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा सही है, इसको हटा देते हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये लिख देता हूँ। और अभी आप जानेंगे कि क्यों तारे टिमटिमाते हैं, क्यों सूरज लाल प्रतीत होता है सनराइज सनसेट के टाइम पे, लेकिन जब दोपहर होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वाइट दिखता है वो, ठीक है। और तो आर है रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स की डिस्कवरी किसने करी? हेनरिक हर्ट्ज ने, ठीक है। कब करी? 1880s के टाइम पे। ये मैंने इनके बारे में कुछ और पढ़ा रखा है, जरा बताओ जल्दी से, हेनरिक हर्ट्ज ने और किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी? माइक्रोवेव्स की अगर बात करेंगे तो पर्सी स्पेंसर 1942 के टाइम पे, क्विट इंडिया मूवमेंट। इंफ्रारेड की बात करेंगे तो इंफ्रारेड में आप विलियम हर्शल का नाम याद रखेंगे, विलियम हर्शल गिब्स नहीं है ये, ठीक है। 1800 सन 1800 में इन्होंने डिस्कवरी करी थी। और विजिबल में तो ऐसा चीज़ की कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। अल्ट्रावायलेट में ध्यान रखेंगे, इसमें जोहान विल्हेम रिटर, कब? 1801 में। तो कैसे याद करेंगे? 1800 में इंफ्रारेड, और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आपकी 1801 में, ठीक है। और अगर बात करेंगे एक्स रेज की तो ये विलियम रॉन्टिजन 1801 है, ये आपकी विलियम रॉन्टिजन, कहाँ लिख दें नीचे, विलियम रॉन्टिजन, ठीक है। कब हुई डिस्कवरी इसकी, मतलब कब की इन्होंने डिस्कवरी विलियम रॉन्टिजन ने? ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1901 में हुई थी, ठीक है, 1901। और गामा रेस की अगर बात करेंगे तो पॉल विलर्ड ने, कब? 1900, ठीक है, 1900 1800 में डिस्कवरी हुई थी इंफ्रारेड की, और 1900 में गामा रेस की। विलियम हर्ट्ज ने 1887 में, यानी कांग्रेस के फॉर्मेशन से 2 साल बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल मिला था 1921 में, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया रेनबो का किस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल क्यों करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो स्टार्स ट्विंकल किस लिए करते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, परावर्तन की वजह से। अब होता क्या है, ये जो हमारा स्टार है, स्टार क्या करता है, लाइट रे भेज रहा है। लाइट रे जब ये भेजता है, ठीक है, जैसे लाइट रे भेज रहा है, तो इसमें होता क्या है ना, बहुत रिफ्रैक्शन होता है, बहुत बार क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। क्यों लाइट का रिफ्रैक्शन होता है? बिकॉज हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं अलग अलग, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर ना, मेजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, सारी लेयर्स हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, पढ़ चुके हैं। तो जरा तुम बताओ रेडियो वेव्स कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं? रेडियो वेव्स कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं? सबसे ठंडी लेयर कौन सी होती है?
तो होता क्या है कि जब इतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा तो जिस तरह हमने कल देखा था बाल्टी में, यानी कि बाल्टी में पानी पड़ा है और पानी के अंदर मान लो कोई सिक्का पड़ा हुआ है, तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, तो उसी तरह से ही यानी उसका हमें एपरेंट पोजीशन दिखता है, रियल पोजीशन न दिख के उसका मत एपरेंट यानी कि जो हमें प्रतीत होता है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होता है। तो उसी तरह स्टार के साथ होता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट लेयर एटमॉस्फेयर की, तो उनका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसलिए। अब क्योंकि गैस हैं, जो कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर का ऐसा तो है ना एकदम स्टेबल है, रिजिड है, वहीं रुका हुआ है, चेंज होता रहता है, हवा चल रही है, सब हो रहा है, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से ट्विंकल हल्का सा ऊपर नीचे, यानी कि एक तो हमें स्टार की पोजीशन एक तो सही वाली नहीं दिख रही है, और जब दिख भी रही है वो हल्की से ऊपर नीचे हल्की से ट्विंकल होती हुई दिख रही है, बिकॉज स्टेबल नहीं है जो एयर है हमारे और जो तारे के बीच में वो जो एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में सबसे ठंडी लेयर कौन सी है? मेजोस्फीयर है। और जहाँ से आपके टकरा के आते हैं आपके रेडियो वेव्स, वो थर्मोस्फेयर, जिसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर संताप मंडल है, अप टू 50 किलोमीटर, यहीं जेट प्लेन फ्लाई करते हैं, यहीं पे ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है। खैर, तो आगे बढ़ें भी। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें जो सूरज होता है वो सूर्य उदय और सूर्यास्त से पहले और बाद तक दिखता है। मतलब सनराइज है, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। सन अभी यहाँ पे है, कायदे से तो नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज हमारे हॉराइजन से तो दूर है, हमें सिर्फ यहाँ तक का दिख रहा है, हमें तो सिर्फ यहाँ तक का दिख रहा है, यहाँ तक का तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हमें सन दिख जाता है 2 मिनट पहले ही। सन अभी यहाँ पे है लेकिन फिर भी हमें यहाँ दिख जाता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अगेन क्यों रिफ्रैक्शन हुआ वो भी मैंने बताया, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो जब लाइट ट्रैवल करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा उसका। तो इस वजह से जब सन यहाँ होता है तो हमें यहाँ दिख जाता है, यानी कि सन अभी हमें दिखना चाहिए नहीं था लेकिन दिख गया, यानी कि 2 मिनट पहले ही। सेम सनसेट पे होता है, सूरज जा चुका है लेकिन फिर भी हमें दिख रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जब एपरेंट पोजीशन चेंज होती है तो रिफ्रैक्शन का रोल होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब आते हैं कि ब्लू कलर, जो आसमान है उसका नीला कलर, नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है? तो एक्चुअल में जो स्काई का कलर होता है वो ब्लैक होता है। जैसे अभी हमारी सुनीता विलियम जी आई स्पेस से, तो स्पेस में उनको नीला नीला नहीं दिख रहा होगा वो, ठीक है, उनको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि ब्लैक ही है। अब हमारे यहाँ पे जो हम अर्थ सरफेस में एटमॉस्फेयर है, तो उस एटमॉस्फेयर की वजह से ये हमें ब्लू दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब लाइट आती है तो वो लाइट स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं हिंदी में। ये प्रकीर्णन क्या होता है? इसका प्रकीर्णन, ठीक है, ये लिखेंगे। तो एक्चुअल में इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ केमिस्ट्री में। रिकॉल करो कहाँ पर? टिंडल इफेक्ट पढ़ाते वक्त। याद आया आपको कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वो लाइट के पाथ को विजिबल नहीं करवाता है, हमें दिखता ही नहीं है लाइट। तो यानी कि यहाँ से मैं हटा दूँ इस चीज़ को, और ऐसा होता है होमोजेनस मिक्सचर में, ऐसा गया ऐसा आ गया। हीट्रोजेनस में क्या होता है? दिखता है पाथ, क्योंकि पार्टिकल साइज यहाँ बहुत छोटा था, तो पार्टिकल क्या है, उस लाइट को फैला नहीं पा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े हैं तो बोलते हैं कहाँ जा रहा है लाइट से, ठीक है, तो लाइट को ऐसे फैला देते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो हमारे डस्ट पार्टिकल है, ये सब हैं, गैस के पार्टिकल, ये सब क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करवा देते हैं। लेकिन रेड जो लाइट होती है ये सब स्कैटर नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्कैटर करती है वो ब्लू लाइट होती है, लाइट ब्लू। इसलिए हमें जो स्काई होता है वो ब्लू अपीयर होता है, ना कि ब्लैक। ठीक। और अब यहाँ पे एक और फिनोमिना आता है, दैट इज़ कि जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है ना। ये छठ की मुझे फोटो लग रही है ना, छठ पूजा में तो ये होता है कि सूर्य जब उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो उसकी पूजा की जाती है, ढलते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की। तो उस टाइम हमें सूरज एकदम लाल अपीयर होता है। देखा तुमने सनसेट के टाइम पे? लेकिन ऐसे अभी देखने जाओगे तुम ऊपर छत में तो लाल नहीं होगा, सफ़ेद होगा। क्यों? उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जगह नहीं, देखो यहाँ पे जगह है, जैसे ये अर्थ है हमारी, ठीक है। एक तो केस है ये वाला, एक तो केस है कि सूरज जो है, सूरज बाबा जस्ट ऊपर ही है हमारे, और एक केस है ये सनसेट और सनराइज का मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया। अब है क्या इस वाले केस में, जब सब सन हमारे ऊपर है एकदम, तो डिस्टेंस, और इस केस में जो डिस्टेंस है
किस केस में ज़्यादा है, सनराइज सनसेट के टाइम पे या फिर जब सूरज ऊपर है? तो जब सूरज ऊपर है तो डिस्टेंस कम है, और सनराइज के टाइम सनसेट के टाइम पे डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है हमारे और सूरज के बीच में। तो खुद सोचिए, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो जब लाइट आएगी आप तक, तो उसमें से जो बाकी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट हैं, शॉर्टर वेवलेंथ में जैसे आपकी ब्लू वगैरह ये सब, ये स्कैटर हो चुकी होंगी, और जो बचेगी वो बचेगी रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ होती है ज़्यादा। तो रेड जो है, क्योंकि स्कैटर के वेवलेंथ होगी ज़्यादा तो प्रकीर्णन होगा कम, स्कैटरिंग होगी कम, तो इसलिए वही हमारे आंखों तक आके पहुँचेगी। समझ में आया कि नहीं? तो एक चीज़ आपको समझ में आई कि अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो रिफ्रैक्शन, कन्फ्यूजन होगा ना आपको कि सर स्टार वाले में रिफ्रैक्शन, कब रिफ्रैक्शन होगा, कब हमें स्कैटरिंग होगा, ये तो हम भूल जाएंगे। तो नहीं भूलोगे आप। एपरेंट पोजीशन किस में चेंज हो रही है? किस में? सनराइज या सनसेट के डिलेड सनराइज सनसेट में, और तारों के टिमटिमानों में, ठीक है, टिमटिमा रहे हैं, तो ये आपका होगा रिफ्रैक्शन। और जहाँ पे कलर का लेना देना है, कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, तो कलर आ गया तो स्कैटरिंग, खत्म बात। अभी विश्वास जी लाइट इंग्लिश नोट्स अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, ठीक। कलर की, और ये टिंडल इफेक्ट और पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अभी मैंने बताया कि जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं हमारे, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, हीट्रोजेनस मिक्सचर एक साथ, ठीक है, जो हीट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं वो दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट, लेकिन जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, सजातीय मिश्रण, वो नहीं दिखाते क्योंकि उनके पार्टिकल साइज बड़ा नहीं होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेड जो कलर के होते हैं हमारे डेंजर सिग्नल्स, वो रेड कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। आखिरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं आज के, और वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इल्यूजन, एग्जाम्पल मिराज, ऑप्टिकल फाइबर। ये अब सब ये छोड़ दो, मिराज और ये सब क्या होता है, पहले ये समझो TIR है क्या। रिफ्लेक्शन तो समझ में आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइट रे गई और टकरा के वापस आ गई। अभी पीछे केस देखा था ना हमने कहीं पे कि यार ये लाइट ऐसे क्यों हुई रेनबो में, है ना? यहाँ से तो रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, क्यों? ऐसे क्यों नहीं चली गई? क्यों नहीं चली गई? क्यों नहीं चली गई? तो भाई देखो, होता क्या है, जब एक लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है और उसका जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन हो जाता है। सर जी, पहली वाली बात तो तुम्हारी समझ में आ गई कि डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है। जैसे ये लाइट है, ये लाइट गई थी, ये रेयर से डेंसर में गई पानी की बूंद में, देन ये डेंसर है से रेयर में जा रही है, तो वो तो हमें बात चलो हजम होती है कि हाँ डेंसर से रेयर मीडियम तो है, लेकिन ये दूसरा वाला समझ में ना आया। देखो होता क्या है, होता ये है जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो ये मैंने वाटर लिया है, मैंने लाइट डाली, रेयर से डेंसर, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, देन अब ये क्या है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर है, नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, डेंसर से रेयर, ये ऐसे जाना चाहिए था, क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। डेंसर से रेयर तो यहां पे भी है, तो यहां रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं था। तो सर क्रिटिकल एंगल होता क्या है? तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, देखना अब ध्यान से, जो समझा रहा हूं ध्यान समझना, फिर से नहीं बताऊंगा मैं ये। कोई लाइट रे जो है, ये मैंने पास करवाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि याद करो साइन आई अपॉन साइन आर था, तो यानी कि साइन आई और साइन आर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन 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 एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे कि
जिस पे कि रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल उस एंगल पे तुम लाइट को डालो, ये है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस एंगल पे तुम लाइट को डाल रहे हो कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, तो मतलब क्रिटिकल एंगल तुमने अचीव कर लिया है। ये है क्रिटिकल एंगल। अब इससे बढ़ा के तुम जितना भी डालोगे तो लाइट रिफ्रैक्ट ना होके वो नीचे आना शुरू कर देगी। ये तुमने डाला और अब लाइट ऊपर ना जाके रिफ्रैक्शन ना होके वो पलट गई, डेंसर से रेयर में जा रहा है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया। इसी की वजह से क्या होता है, रेगिस्तान में जब तुम जाओ हबीबुल्लाह शेख ऊंट में बैठ के, तो तुम देखोगे ये जो पाम ट्री होगा है ना, या फिर कोई भी ट्री वगैरह होगा, तो ये आपको ऐसा लगेगा नीचे ऐसे कोई तालाब है और उसमें आपको उसका प्रतिबिंब टाइप बनता हुआ दिखाई देगा। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप कभी गाड़ी में गए हो तो गाड़ी में आप जब बहुत धूप होती है तो रोड पे आपको ऐसा पानी पड़ा हुआ सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट आ रही है जो हमें दिख रही है, क्योंकि बहुत धूप की वजह से, बहुत गर्मी की वजह से ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो एकदम तप जाती है, हीट हो जाती है। तो जो लाइट आ रही है वो डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो ठंडी हवा होगी उसके पार्टिकल थोड़े पास पास होंगे और गर्म हवा के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है ये हमने। तो यानी कि ये जो ठंडी हवा है वो डेंसर मीडियम और जो गर्म हवा है वो रेयर मीडियम। तो जब ये लाइट आएगी ना तो जब ये लाइट आएगी ना ट्रैवल होके, तो रिफ्रैक्शन मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब हमें वहाँ ना दिखाई दे के रिफ्लेक्ट होके, चीज़ें रिफ्लेक्ट होके तो हमें दिखाई देती हैं मिरर में, प्रतिबिंब में, तो ऐसा लगेगा रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर हमें ये दिखाई देगा हॉट सरफेस में। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। क्लियर इतनी चीज़? यहाँ तक इसी सेम कॉन्सेप्ट पे आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। आपका जो ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर, वही जिससे कि आपके घरों में नेट इंटरनेट भी आता है वो, ठीक है? क्लियर? खत्म हो गया हमारा चैप्टर। कुछ वन लाइनर है, जैसे कि द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि जिनसे आर पार देखा जा सके उनको हम पारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन बाथरूम मिरर, द लेक एंड द ग्लेयर ऑन पेयर ऑफ ग्लासेस आर कॉज्ड बाई स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। गोल्ड और कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब ब्लू एंड वॉलेट लाइट लीविंग द येलो कलर लाइट। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारे मेटल होते हैं, देख लो आप, ज़्यादातर जो मेटल हैं आपके, जिंक ले लो, आयरन ले लो, इनका सिल्वर, ठीक है, इनका सिल्वरी लुक होता है, ठीक है, इनका सिल्वरी लुक होता है। लेकिन गोल्ड और कॉपर थोड़े से आपके येलोइश लुक में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लू और वॉलेट इन सबको तो ऑब्जॉर्व करते हैं, लेकिन वो येलो को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से गोल्ड और कॉपर हमें कैसे अपीयर होते हैं, येलो। इसी की वजह से हमें जो क्लोरोफिल की वजह से हम बोलते हैं ना, हमें जो पत्तियों का रंग है हरा दिखता है। हरा क्यों दिखता है? क्योंकि वो क्या करती हैं पत्तियाँ, ग्रीन, ये मैंने बायो में पढ़ाया था, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, इसकी वजह से हमें वो ग्रीन ही अपीयर होती हैं, ठीक है, याद रहेगा। समुद्र का पानी आप देखो नीला क्यों अपीयर होता है? क्योंकि नीला जो है बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाता है समुद्र में, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेता है समुद्र का पानी, बाकी जो रेज होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। और स्कैटरिंग से ध्यान रखना, स्कैटरिंग के बारे में किसने बताया था? स्कैटरिंग के बारे में रैले ने बताया था। रैले का स्कैटरिंग लॉ है। तो अगर तुमसे पूछ ले कि स्कैटरिंग जो फिनोमिना होता है इसके बारे में किसने बताया था, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, रैले। इन्होंने एक स्कैटरिंग लॉ भी दिया था, रैले। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और द फिनोमिना विच डील्स विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम, ये चलो, अच्छा, द फिनोमिना विच डील्स विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम व्हेन दे आर एक्साइटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एज रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी कब हुई थी, जल्दी से बताइए। अभी फेब के महीने में ही हम रमन जो है क्या बोलते हैं, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। रमन इफेक्ट की जिस दिन खोज हुई थी उस दिन। CV रमन जी को कब नोबेल मिला था, जल्दी से बताएंगे। और कब भारत रत्न मिला था, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट दी हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया एंड दैट इज भारत रत्न। तो होता क्या है ना कि नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया जाता है
कि जो एक रिफ्रैक्टेड लाइट होती है और एक जो इंसिडेंट लाइट होती है उनके बीच की जो वेवलेंथ होती है वो सेम होती है। लेकिन रमन जी ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे स्पेशल लिक्विड्स होते हैं जिसमें कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच की जो वेवलेंथ उनकी जो वेवलेंथ होती है वो चेंज हो जाती है, वो सेम नहीं रहती है। इसी को ही हम बोलते हैं रमन इफेक्ट, जिसकी डिस्कवरी करी थी सीवी रमन जी ने। कब कब करी थी? 28 फेब को, जिस दिन हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। और 1930 में नोबेल मिला। कब? 1928 में डिस्कवरी करी थी उन्होंने, 1930 में नोबेल, और 1954 में भारत रत्न की प्राप्ति हुई इन्हें। बाकी फिनोमिना इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर्स रोज और ऑरेंज ह्यू अमंग दी सनराइज एंड सनसेट, अराउंड दी सनराइज सनसेट, उसको एल्पेन ग्लो बोलते हैं, भी दिखाऊंगा मैं आपको। और कनाडा जो ब्लाजम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास के नज़दीक होता है। जरा बताओ डायमंड का कितना होता है? चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, पहले एसएससी कर लेते हैं, देन आते हैं इस पर, ठीक है? Why can you not see objects in dim lit room when you come from a brightly lit room? तो जब आप बहुत ब्राइटली लिट रूम से थोड़ा सा डिम लिट रूम में आते हैं तो क्या हो जाता है, क्यों नहीं देख पाते हैं? आइरिस डायलेट्स द आई लेंस टू अलाउ लेंस लेस लाइट टू एंटर द आई। ओके, क्या है भाई? डायलेट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? आइरिस, पहली बात तो ये लिखा हुआ है, ये डायलेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये आई लेंस को नहीं, पेपिल को। तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द पेपिल टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर इनटू द आई, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया सभी को? क्योंकि आइरिस क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो पीपल को कंट्रोल कर रहा है, पीपल अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो जब ब्राइटली लिट रूम में होगा तो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होकर रहेगा, वो सिकुड़ के रहेगा, सो दैट कम लाइट एंटर करे। अब तुम डिम लिट रूम में जा रहे हो तो वो पहले से डिम लिट है और कम लाइट एंटर करेगी, तो तुम्हें ज़्यादा दिखेगा नहीं, वहाँ पे दिक्कत होगी। 45 मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, तो मायोपिया को किस नाम से जानते हैं? नियर साइटेडनेस, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, या फिर आपका फार साइटेडनेस। तो मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें तो निकट में तो दिखता है, निकट में तो दिखता है, तो निकट दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं? बस बोलते हैं नियर साइटेडनेस इसको, ठीक है? कैसे करेक्ट होता है, कौन से लेंस से? ये आपका कॉनकेव लेंस से सही होता है। फार साइटेडनेस क्या होता है? हाइपर मेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस से सही होता है। प्रेस बायोपिया क्या है? आपका फोकल लेंथ, सीलरी मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से लेंस जो उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा आपका, तो आपको पास और दूर दोनों का नहीं दिखता है, ठीक है? एस्टिग्मेटिज्म भी आपका डिसऑर्डर ही होता है आँख का, जिसमें कि जो जनरल कर्वेचर है आई का, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। राइट। 46 बिहाइंड द कॉर्निया देर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड दी, तो कॉर्निया के पीछे डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो मस्कुलर स्ट्रक्चर हमारा आइरिस था। पीपल हु वेयर बाईफोकल लेंस हैव, तो जो बाईफोकल लेंस पहनते हैं उनको क्या होता है? उनको होता है प्रेस बायोपिया। ये होता है आपका कॉनकेव और ये होता है आपका कॉन्वेक्स। गुरुजी एक बात बताओ, वेवलेंथ सबसे कम वॉलेट की है और डेविएशन हाईएस्ट है, तो हमें स्काई वॉलेट क्यों नहीं दिखाई देता है, ब्लू ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू की जो जो वॉलेट होता है ना, उसका इतना ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाता है, इतना ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बोलूँ कि जैसे एक केस है कि आप, जैसे मैंने आपको एक ड्रॉप दी, इंक दी, और मैंने बोला कि इसको मिलाओ एक बाल्टी पानी में, और एक मैंने बोल दिया एक जो बड़ी सी टंकी होती है, बड़ी सी टंकी होती है, मान लो कि जिससे पानी घर घर में पानी सप्लाई होता है गांव में, आपने देखी होगी, उसमें मिला दो। तो तुमको लगता है कि जो बड़ी सी टंकी होगी उसमें एक बूंद का, एक ढक्कन का कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, दिखाई नहीं देगा कि इसमें कुछ मिला भी हुआ है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा उस चीज़ को। तो वो होता है वॉलेट के साथ, ठीक है?
अजीत चौहान जी, देखो फैट मैन और लिटिल बॉय अप्रैल में ही आएंगे, ठीक है, अप्रैल में, मई में नहीं, अप्रैल में। द पार्ट ऑफ आई विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इमेज इनटू न्यूरल सिग्नल्स, तो ये आपका रेटिना करता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू एन आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, कौन कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई? पीपल। और इसके साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एट द फ्रंट ऑफ द आई कॉल्ड दी, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, जो कि आई डोनेशन के टाइम पे डोनेट भी किया जाता है। मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट इज, तो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हमारे जो डॉक्टर लोग होते हैं? तो वो कॉनकेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा कन्वर्जिंग होता है। रजत को हाइपरमेट्रोपिया है, तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस आप उसको बोलेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? तो ये आँख का डॉक्टर होता है, आई डॉक्टर होता है। तो आपका हाइपरमेट्रोपिया है तो आप उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, यानी कि दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। आपको दोनों याद नहीं करने हैं, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, एक याद कर लो, दूसरा उसका रिवर्स कर देना बस। डैश इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ पर्सन। टोनोमीटर, मैकमीटर, ओडोमीटर, विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर तो विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन मेजर करता है, ओडोमीटर तो आपकी रीडिंग में मेजर करता है, मैक नंबर मेजर करता है। मैक नंबर मैंने बताया था स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है ना, एयर में, अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो मैक नंबर वहाँ से आता है, आंसर इसका टोनोमीटर होगा। विच पार्ट ऑफ बाईफोकल लेंस फैसिलिटेट्स नियर विजन, कौन सा पार्ट होता है जो पास देखने में हेल्प करता है बाईफोकल में? तो बाईफोकल में ये वाला जो होता है ना, नीचे वाला, आपने देखा होगा नीचे वाला, ये पास में देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कैसा होता है? जब पास का नहीं दिखता तो आप कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, लोअर पार्ट विथ कॉन्वेक्स। ऑप्शन नंबर सी 55। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द आई बॉल, तो आई बॉल का शेप क्या होता है? तो आई बॉल का शेप होता है ना, बताया था, स्फेरिकल टाइप होता है। ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली संरचना की पहचान करें। विट्रियस ह्यूमर, कॉर्निया, आइरिस या सिलरी मसल्स? तो आंसर होगा यहाँ पर आइरिस, ठीक है। जो आइरिस होती हैं वो साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करती हैं। 57। व्हाट इज द मेन सेंस ऑर्गन दैट वर्चुअल रियलिटी डिस्प्लेज आर एमिंग फॉर? तो जो VR होती हैं, वर्चुअल रियलिटी, क्या वो एम कर रहे हैं? तो वो आपके जो विजन है उसको वो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट पर्सन विद नो डिफेक्ट इन आइज इज, तो न्यूनतम, ये जो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 25 मीटर? तो ये है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, जिसको क्या हम बोलते हैं? क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पावर ऑफ अकोमोडेशन याद करिए यहाँ पे। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड एज, तो श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने के को क्या कहते हैं? गुरुजी एक बात बताओ, फैट मैन लिटिल बॉय क्या है? क्या है ये तो अब तुम्हें जब अनाउंस होगा तब भी पता चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। ऑप्शन नंबर डी। गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब डैश एंड वॉलेट लाइट लिविंग येलो लाइट, तो गोल्ड और कॉपर क्या एब्जॉर्ब करते हैं? ग्रीन, ब्लू, रेड या ऑरेंज? तो ये आपके ऑब्जर्व करते हैं वॉलेट लाइट को एंड ब्लू को एब्जॉर्ब करते हैं, और येलो को छोड़ते हैं, इसी से येलोइश अपीयर होते हैं गोल्ड और कॉपर। अपार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट विच अदर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज अब्सॉर्ब बाई वाटर मॉलिक्यूल इन द ओशन, तो कौन से अब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू तो अब्जॉर्ब नहीं करते होंगे, क्योंकि ब्लू को रिफ्लेक्ट करेंगे तभी हमें ब्लू अपीयर होगा। रेड, ग्रीन और येलो को, ठीक है, रेड, ग्रीन और येलो को एब्जॉर्ब करते हैं। 62, 5-6 क्वेश्चन और करेंगे बस, ठीक है, खत्म फिर। द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो जब रंग की बात आती है तो हम स्कैटरिंग के साथ जाते हैं, है ना। द विच फिनोमिना डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम व्हेन दे आर एक्साइटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, तो कौन सा है जो स्कैटरिंग से डील करता है? रैले इफेक्ट है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। What is the name of the phenomena in which mountain top acquire a rosy orange hue around sunrise and sunset? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरह से रोजी एकदम आपको सनराइज सनसेट के टाइम पे देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं एल्पेन ग्लो, एल्पेन लीबेब नहीं, एल्पेन ग्लो, ठीक है, एल्पेन ग्लो। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स विच नेचर ऑफ लाइट, बताओ जल्दी से।
ये मैंने लाइट में आपको पढ़ाया था। एक तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है आपका वेव नेचर, वो दिखाता है वेव नेचर। वहीं पे ये आपका पार्टिकल नेचर दिखाता है, कौन सा, कौन सा, ये दिखाता है आपका पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा एक्सप्लेन किया था, आज भी बताया। 1887 में सबसे पहले हर्ट्ज ने डिस्कवरी करी, देन बाद में इस पर काम किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसलिए 1921 में इनको नोबेल भी मिला था फिजिक्स के लिए। एंड ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये मतलब पार्टिकल नेचर और ये वेव नेचर होता है, इसी को हम डुअलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट जो है डुअल नेचर शो करती है, ठीक है। Which pioneer scientist used radio waves to transmit signals over distance of several kilometers in the 1890s? तो किसने रेडियो वेव्स जो है यूज़ किया था सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले? तो ये मार्कोनी ने किया था, ठीक है। In which year the Doppler effect discovered by Austrian scientist Christian Doppler that describes the change in frequency of any kind of sound or light wave produced by a moving source with respect to an observer? 1846, 44, 42 या फिर 1840। तो ऐसे याद कर लो, क्विट इंडिया मूवमेंट से 100 साल पहले 1842 में डिस्कवरी हुई थी डॉपलर इफेक्ट की, जहाँ जो ये हमें बताता है किस तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वेव की, बीट लाइट और साउंड वेव, जिस हिसाब से आपका जो सोर्स होता है जिससे वो लाइट या फिर आपके साउंड एमिट हो रहा है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो डॉपलर इफेक्ट होता है। नहीं होगा तो मैं इस पर एक रील बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिएशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताइए। तो हमने कैसे याद किया था सर? रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या होगी, आपकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी और ऐसे ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, देन माइक्रोवेव आएंगे, देन इंफ्रारेड आएंगे, देन आपके एक्सरेज आएंगे। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस: which type of radiation designates a part of the electromagnetic spectrum with frequencies approximately from 300 GHz to 3000 Hz और इक्विवेलेंट वेवलेंस, इक्विवेलेंट वेवलेंस 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर। तो भाई 100 किलोमीटर की बात किस में आती है यार? रेडियो वेव में आती है इतनी वेवलेंथ, तो सिंपल। एक और कर लो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब्स द फुल रेंज ऑफ लाइट दैट इज जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स। तो जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 में बांटा था इसको, कितने में? 7 में। ऑलराइट, बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। बाकी तो आंसर्स तो आपको मिल ही जाते हैं। बाकी जिन लोगों को बैच वगैरह में एनरोल करना है तो कर सकते हैं, है ना। और आपको यूपीएससी क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, उस शुरू में जो लगे हुए हैं। पीडीएफ आपकी पीपीटी की अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? वैलिडिटी 1 ईयर और लाइफ टाइम है, आपको दिख रहा होगा। जिन लोगों को एक्सटेंड करवाना है 2.0 तो करवा सकते हैं, ठीक है। कहाँ से? फिर आगे अगर आपको कभी करवाना हो तो बिलिंग सेक्शन में, ठीक है। और हमारा विदाई समारोह होगा संडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें सभी लोग आमंत्रित हैं आप, है ना। अब कैसे ठीक करना है ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, ये तो मुझे नहीं पता कैसे ठीक करना है, ठीक है। जनरली बोलते तो यही है, चश्मा हटता नहीं है, हटता नहीं है, ठीक है। तो जो लोग 2.0 से 3.0 में आना चाहते हैं, परमार 2.0 का कोड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा है कि नहीं एक्सटेंड नहीं करवाना वैलिडिटी, बैच से शिफ्ट करना है 2.0। खाने में क्या होगा सर? कल क्लास ऑफ रखेंगे क्या? क्यों, कल क्या है भाई? कल कुछ है क्या? कल कुछ है क्या, मतलब ऐसा कुछ? सर 48 क्वेश्चन दिखा दो, 48 दिखा दें। द पार्ट ऑफ द आई विच इज, हाँ जी, तो इसमें क्या दिक्कत है? ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्टिक नर्व्स होगा ना इसमें तो। रेटिना पे तो इमेज बनती है।
गंगा मेला है सर, अच्छा कल गंगा मेला है क्या यार? गंगा मेला तो 8 दिन बाद होता है शायद, 7 दिन बाद, हफ्ते भर बाद। गंगा मेला जल्दी आ गया क्या इस बार? नहीं यार, बंद तो नहीं रहेगी कल क्लास, हम सोच रहे हैं ख़त्म करवा ही दें। गंगा मेला सिर्फ कानपुर में ही होता है या फिर और कहाँ कहाँ होता है? हम्म, सुना है बंगाल वगैरह में भी होता है। हाँ कल ही है यार, 20 मार्च को। बंगाल वगैरह में भी होता है क्या, वेस्ट बंगाल में ये गंगा मेला? सर पैकेट के, हाँ पैकेट का इंतज़ाम है बेटा पूरा। गंगा सागर मेला होता है वेस्ट बंगाल में, ओके। पता नहीं यार, ऑप्टिक नर्व्स को मैनेज कैसे करते हैं आई ट्रांसप्लांट में, इतना तो मुझे नहीं पता है। 63 रीचेक, क्या चेक करना है? क्या क्वेश्चन है? विच फिनोमेना डील्स विद स्कैटरिंग लाइट वाइब्रेशन लेवल्स ऑफ मीडियम व्हेन दे आर एक्साइटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ओके 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 ओके। ये सिर्फ नॉर्मल स्कैटरिंग के बारे में नहीं पूछा है, ये रमन वाली स्कैटरिंग है ये, ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में जब आएंगी तो ये आपका रमन इफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल, जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है, वन से जब एक्साइट हो जाते हैं तो जो वेवलेंथ होती है लाइट की, जो रिफ्रैक्ट होकर स्कैटर होकर आती है, वो चेंज हो जाती है ओरिजिनल से। यस, फैटमैन लिटिल बॉय अप्रैल के स्टार्टिंग, हाँ फैटमैन लिटिल बॉय जल्दी आएगा आपका, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। कंप्यूटर होगा आपका, चिंता मत करो, कंप्यूटर भी होगा। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। क्या चीज़? ओके, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, थैंक यू।